हाय नाइन्थीज, फाइनली आपकी एनसीईआरटी की बुक रिलीज हो गई है एसएसटी की। आप जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो नाइन्थीज आपके लिए सिलेबस इतना चेंज हो चुका है कि अब चीज़ें और टफ हो गई हैं। एक्चुअली देखा जाए तो चीज़ें अच्छी हुई हैं, बट अगेन आपको बुक बहुत लेट मिली है, इसलिए आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी टफर साइड पे हैं। अब रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। अगर न्यू एनसीईआरटी का लिंक चाहिए, हर चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, बैक एक्सरसाइज के एमसीक्यू असर्शन रीजन चाहिए, तो मैं कैप्शन में सारे लिंक्स डालने वाली हूँ, आप वहां से डायरेक्टली ले सकते हैं। आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमी, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत अनलिमिटेड है, बट उनमें से आपको कोई एक चीज चूज करनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं हर एक डाउट का आंसर करूंगी। हर एक चैप्टर एंड होने के बाद मैं एक लाइव क्लास भी रखने वाली हूँ जिसमें आप अपने बहुत सारे डाउट्स पूछ सकते हो। और बाय द वे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे नाइन्थ की एसएसटी इंग्लिश वीकेंड बैचेस में कराई जाती है। तो आप चाहो तो नंबर पे 8447496052 पे कॉल करके सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हो। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वो कहते हैं, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को समझेंगे, ओके। वो कहते हैं अगर आपको कभी चूज करना हो, आपकी पॉकेट में सपोज 1,000 रुपए हैं, आप या तो उन पैसों को स्नैक्स पे उड़ा सकते हैं, या उनसे नया जूता खरीद सकते हैं। अब मम्मी के पास 500 ही रुपए हैं, या तो वो उससे आपको बुक्स दिलवा सकती हैं, या आपके लिए पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर सकती हैं। आपको दोनों में से क्या जरूरी है वो चूज करना होगा। अब जैसे शाम की 6 बजे की आपकी ट्यूशन क्लास होती है, उसी टाइम पे आपके दोस्त का बर्थडे आ जाए, तो आपको चूज करना है कि अपने दोस्त के बर्थडे पे जाना है कि पढ़ाई लिखाई करनी है। अगर आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में 5 कॉपीज है नई नॉवल की, बट सिर्फ 20 बच्चे हैं जो उसे पढ़ना चाहते हैं, अब देखना पड़ेगा किसको वो बुक पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी। क्या वो बच्चे जो आपस में बुक को शेयर करके पढ़ लेंगे, या स्कूल को और कॉपीज खरीदनी पड़ेगी। अब एक फार्मर है, उसके पास एक ही लैंड का छोटा सा पीस है, उसे सोचना पड़ेगा मैं वीट उगाऊं, बार्ले उगाऊं, शुगर केन उगाऊं। जो भी एक चीज उगाएगा दूसरी उसकी कम करनी पड़ेगी। सब कुछ तो एक साथ कर नहीं सकता, हर क्रॉप को न्यूट्रिएंट अलग चाहिए, हर क्रॉप को क्लाइमेट अलग चाहिए, हर क्रॉप को टेम्परेचर अलग चाहिए, रेनफॉल अलग चाहिए। ठीक है, इवन हर क्रॉप के मार्केट प्राइसेस भी अलग अलग हैं। अब जैसे एक एंटरप्राइज है, या कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनको देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्शन करते वक्त मशीनें ज़्यादा लगाएं या लेबर ज़्यादा लगे, उनका काम किससे हो पाएगा। गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि मैं हॉस्पिटल ज़्यादा बनवाऊं, स्कूल ज़्यादा बनवाऊं, हाईवे ज़्यादा बनवाऊं। ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल हैं आपके इकोनॉमिक के चॉइसेस का। एक इंडिविजुअल को, मुझे और आपको, एक बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को और सरकार को रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं कि उनको चूज करना पड़ता है कि किस एक को उनको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है ओवर द अदर। भाई अब आपकी फैमिली की इनकम 40,000 रुपये महीना है, उस 40,000 रुपये महीने में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, आपका राशन, आपका खाना पीना, आपके फ्रूट्स आएंगे, कि आपके लिए वेकेशन प्लान होगी। आपके लिए फैमिली के मेन हेड को जो ये अर्न कर रहा है, उसमें से उसे कोई एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो चूज करना होगा। सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता। वो कहते हैं हमारी कुछ प्रेफरेंसेस हमारी नीड्स होती हैं, जैसे कि देखो खाना खाना, पानी, सर पे छत होना, वो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें आपकी जरूरत हैं, इसका होना जरूरी है। बाकी की चीजें आपकी वांट्स होती हैं। देखो, मेरा काम एक 10 रुपए के पेन में भी चल जाएगा, लेकिन मुझे तो पार्कर से ही लिखना है जी। मेरा काम एक 20,000 के लैपटॉप से भी चल जाएगा, लेकिन मुझे तो मैकबुक ही लेना है जी। एक तरफ 20,000 का लैपटॉप और एक तरफ वो 10 रुपए का पेन मेरी नीड है, जो मेरी जरूरत को पूरा कर देंगे। बट मुझे मैकबुक लेना है, पार्कर के पेन से ही लिखना है, वो मेरी वांट्स है। और वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, डिजायर तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आज हम 4 गाड़ियां भी ले लें तो भी हमें सामने वाले के घर में देख के लगेगा यार इसने तो अभी ये गाड़ी ले ली, ये भी मैं ले लेता हूँ। तो आपकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और नेवर एंडिंग होती हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। आप छुट्टियों पे, वेकेशंस पे आपको जाने का मन करता रहेगा, गैजेट्स लेने का मन करता रहेगा, लग्जरी आइटम लेने का मन करता रहेगा। ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रोजाना बदलती हैं टाइम के साथ साथ।
लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। पहले साइकिल से चल के जाते थे, अब मोटर बाइक का यूज करेंगे, फिर कहेंगे हमें कार चलानी है, किसी दिन कहेंगे ट्रक भी चलाना है हमें। तो बहुत सारी चीजें यूज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चल रही थी, अब लोगों ने ईवी की डिमांड रखनी स्टार्ट कर दी। चार लोग घर में चार गाड़ियां, तो चार लोग एक गाड़ी में भी तो आ सकते हैं। क्यों? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम लालची लोग हैं। हमें आज एक चीज दे दो, हमें दूसरी चाहिए होगी। लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। वो कहते हैं भैया, उनका कहना है कि रिसोर्सेज को, ये बहुत जरूरी बात है, उनका कहना है कि रिसोर्सेज हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए है। महात्मा गांधी ने ना एक लाइन कही थी, देर इज इनफ फॉर देर इज इनफ टू सेटिस्फाई एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर ग्रीड। हाँ भैया, हमारी जरूरतें सेटिस्फाई करने के लिए इनफ है, हमारे लालच को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। ग्रेड 8 में आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। जब भी कभी आप कोई फैक्ट्री लगाते हो और इंडस्ट्री लगाते हो, चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जमीन, जो आपको नेचुरल रिसोर्स दे सके या जहां पे आप माइनिंग कर सको। लेबर, दोनों टाइप की चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड। कैपिटल, पैसा चाहिए बहुत जरूरी। और टेक्नोलॉजी, उसे चलाने के लिए और आगे काम को आगे शुरू करने के लिए। ये सब आपको चाहिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब अगर मुझे एक इंस्टीट्यूट भी खोलना है, सपोज मैं यूट्यूब पे लेक्चर भी डाल रही हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे पेन टैबलेट चाहिए, मुझे सारे रिसोर्सेज चाहिए, फिर मुझे उसकी एडिटिंग भी करनी होगी, तो आई नीड एवरीथिंग। ये मेरे लिए मेरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दोनों होते हैं। दोनों को आप अलग अलग तरीके से यूजेस में डाल सकते हो, सच एज एलोकेटिंग मनी टू बाय फ्रूट और अ पेयर ऑफ शूज। नॉट जस्ट हाउस होल्ड, इकोनॉमीज ऑल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू यूज देयर स्कार्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। भैया आप देख लो, मेरे पास मम्मी ने सिर्फ 2,000 रुपये दिए हैं, मम्मी ने तो मेरे सर पे छोड़ दिया, जी अब तू देख ले, तू इस पैसे को फल खरीदने में लगाएगी, किताबें खरीदने में लगाएगी, या जूते खरीदने में लगाएगी। मैं जो भी छोड़ूंगी उसकी वजह से दूसरी चीज छूट जाएगी। अब मेरी तो अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता, ये इकोनॉमी के साथ भी होता है। इकोनॉमी में रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं। इकोनॉमी में सरकार को डिसाइड करना पड़ता है इन्हीं रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में यूज करें कि वो सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए हो जाएं। वो कहते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज है, हमारी ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमें रोज अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड को चेंज करना है। आज हमें लगता है हम बाईसाइकिल से जा रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद हमें लगेगा भैया मोटर बाइक भी दे दो, थोड़े टाइम बाद हमें लगेगा जी हमें कार भी चाहिए, थोड़े टाइम बाद हमें चाहिए होगा हमें अपना प्लेन भी दे दो, हम प्लेन भी उड़ाएंगे, हम अपनी खुद की ट्रेन भी नाम करवाएंगे। सब कुछ ही आने वाले टाइम में हमें चाहिए होगा अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर्स देख सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकती है, कितनी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। अब तो हर चीज़ में एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। आपने जब भी कभी कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज किया, आपको दूसरे ऑप्शन छोड़ने पड़ेंगे। मम्मी ने जो 2,000 रुपये दिए थे, मम्मी ने कहा देख ले किताबें लेने हैं, जूते लेने हैं, मैंने जूते लेना छोड़ा क्योंकि मुझे किताबें जरूरत लग रही थी। तो भैया मैंने जो किताबें छोड़ी हैं वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझना इस वर्ड का मतलब, जब आप एक चीज के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव छोड़ देते हैं, वो छोड़ी हुई चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। भैया 6 बजे की मेरी ट्यूशन थी, उसी टाइम मेरे दोस्त ने पार्टी के लिए बुला लिया, मैंने तो ट्यूशन जाना चुना क्योंकि मेरे पेपर आ रहे हैं, मैंने बर्थडे पार्टी छोड़ दी। वो बर्थडे पार्टी मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझो। एक फार्मर है जिसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, अब उसे भैया चूज करना है, या तो मैं इस पीस ऑफ लैंड पे बार्ले उगा सकता हूँ या मैं वीट उगा सकता हूँ। लैंड भी लिमिटेड, पानी भी लिमिटेड, लेबर भी लिमिटेड। फार्मर को डिसाइड करना है, क्योंकि भैया इतने तो उसके पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह भी नहीं है, बीज भी उसके पास कम है, और हर क्रॉप को अलग क्लाइमेट, अलग सॉइल, अलग टेम्परेचर, सब कुछ अलग चाहिए। उसे डिसाइड करना पड़ेगा। ज्यादा बार्ले उगाएगा, वीट कम करना पड़ेगा, ज्यादा वीट उगाएगा, बार्ले कम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को ये जबरदस्ती कहा था कि तुम इंडिगो की प्लांटेशन करो जिससे डाई बनती है। उस इंडिगो की प्लांटेशन की वजह से फार्मर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए गेहूं, चावल और ये सब उगा ही नहीं पाता था। तो फार्मर ने जो वो गेहूं चावल छोड़ा इंडिगो के लिए, वो गेहूं चावल उसकी अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट थी। अब समझना है यहाँ पर, ये चीज इन्होंने एक प्रोडक्शन कर्व से समझा रखी है। वो कहते हैं, यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, आपको वेरियस कॉम्बिनेशन समझा रखे हैं टेबल के अंदर। आप ध्यान से टेबल को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि टेबल में आपको क्या क्या बात क्लियरली समझा रखी है। वो यहाँ पे कहते हैं कॉम्बिनेशन है। देखो, बार्ली की प्रोडक्शन फार्मर बढ़ाता जा रहा है, बार्ली की प्रोडक्शन फार्मर इंक्रीज कर रहा है, वीट की प्रोडक्शन फार्मर जो है वो कम करता जा रहा है। भैया एक चीज के पीछे एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी ही ना। ये कॉम्बिनेशंस को नीचे ग्राफ पे प्लॉट करके बताया। अब देखो, जब फार्मर ए से ई पर आ रहा है तो वीट की प्रोडक्शन आपकी कम होती जा रही है, बार्ली की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, इस साइड पे आपका वीट है और नीचे वाली साइड पे आपका बार्ले है। तो भैया जब फार्मर ए से ई पर आ रहा है तो बार्ले की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, वीट की प्रोडक्शन कम होती जा रही है। आप देख सकते हो कैसे बार्ले की प्रोडक्शन यहाँ पे, फिर यहां से यहां इंक्रीज हो रही है, लेकिन वीट की प्रोडक्शन जो है वो डाउन होती जा रही है। ठीक है, पहले यहां थी, फिर यहां आई, फिर यहां आई। ठीक है, क्योंकि फार्मर के पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड वाटर है, सब कुछ लिमिटेड है। फार्मर को डिसाइड करना है, या तो बार्ले उगा पाऊंगा या वीट उगा पाऊंगा। बार्ले उगाएगा, वीट छोड़ेगा, वीट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वीट उगाएगा, बार्ले छोड़ेगा, बार्ले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो चीज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे वो कहते हैं, सुनना ध्यान से भैया। अब उन्होंने इस कर्व के थ्रू आपको और बातें समझाई हैं। उनका कहना है इस कर्व को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, आपको उन्हीं रिसोर्सेज से कोशिश करनी है कि आप एफिशिएंटली उन रिसोर्सेज को यूज करें कि उससे ही सबकी नीड्स पूरी हो पाए। नॉट वांट्स, सिर्फ नीड्स, लालची नहीं बनना। वो कहते हैं इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, जो बताता है ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों सेम बातें होती हैं। जब आप एक चीज के लिए एक चीज छोड़ते हैं, भैया बार्ले और वीट के बीच उसे ट्रेड ऑफ करना पड़ रहा है, कश्मकश में फंस गया है, भैया बार्ले उगाऊं वीट उगाऊं, बार्ले उगाऊं वीट उगाऊं। ठीक है, एक चीज छोड़ूंगा दूसरी नाराज हो जाएगी। वो कहते हैं ना, अगर दो बीवियां हो, एक बीवी को घुमाने लेके जाऊंगा, दूसरी बीवी नाराज हो जाएगी। ठीक है, दो बच्चे हो तो काफी बार एक बच्चे को आइसक्रीम खिला के लाऊंगा, दूसरे को नहीं खिला के लाऊंगा, वो नाराज हो जाएगा। फार्मर कह रहा वीट उगाऊंगा, बार्ले नाराज हो जाएगा, बार्ले उगाऊंगा, वीट नाराज हो जाएगा। फार्मर जैसे ही ए से ई पर जा रहा है, मैंने बताया था वो बार्ले ज्यादा उगा रहा है, वीट कम उगा रहा है, क्योंकि ज्यादा बार्ले उगाने के लिए वीट को तो सैक्रिफाइस होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब भैया अगर दिन रात काम करना है, अच्छा कमाना है, तो नींद को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको अपनी नींद भी पूरी लेनी चाहिए। सिर्फ पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं होता, आपकी नींद भी पूरी होना बहुत जरूरी है, वरना पैसा भी नहीं कमा पाओगे। पर भैया पैसा कमाना है तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, नींदें भी उड़ानी पड़ेगी, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग बार्ले की, आपको वीट छोड़ना पड़ रहा है। ये सारे पॉइंट्स, इसको पीपीसी कर्व बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बताता है कैसे आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, आप उन्हीं से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हो ताकि वेस्टेज ना हो। भैया मुझे मम्मी ने 1,000 रुपए दिए, मम्मी ने कहा देख ले, पिज्जा बर्गर खाना है, जूते चप्पल खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, किताबें खरीदनी है। मैंने सब कर लिया इस चीज में। कहीं पे सेल लगी थी, जाके 200 रुपए की जूते भी खरीद लाई। ठीक है, 200 रुपए की मेरी एक बुक आनी थी, मैं वो भी खरीद लाई। 100 रुपए का एक सेल में टॉप मिल रहा था, मैंने वो भी ले लिया। भैया मैंने 500 रुपए बचा भी लिया। उस 500 में से मैंने 300 रुपए का एक डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करके भी खा लिया। तो जितना भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको उन्हीं से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है, बिना कोई वेस्टेज किए। ये हेल्प करता है बेटर प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में। ये सिर्फ एंटरप्राइज को ही नहीं, सरकार को भी हेल्प करता है। आप देखो, एक एंटरप्राइज, एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री क्या चाहेगी कि भैया जितना भी हमारे पास है कुछ वेस्ट ना हो, सबका हम यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर पाए। सरकार भी ये कहती है जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी लैंड है, जितना भी पानी है, जितना भी जो भी है हमारे पास, हम उन सबको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम उस आउटपुट से, उस चीज से निकाल पाए। समझ आई आप लोगों को बात? आप ध्यान से समझिएगा।
आप लोगों का अगला लेक्चर इसके आगे वाले टॉपिक्स पे होने वाला है। टिल देन इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना।